हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम एकदम नया टॉपिक स्टडी करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। एंड द न्यू टॉपिक नेम इज स्टैटिक फोर्स एनालिसिस। ठीक है, अभी तक हम लोग बैलेंसिंग के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। बैलेंसिंग क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस की। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, स्टैटिक फोर्स एनालिसिस। ठीक है, स्टैटिक फोर्स एनालिसिस क्या होता है और स्टैटिक बैलेंसिंग क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसके बाद there are some new topics we will discuss in this lecture. So basically we will discuss static force analysis in this. देखिए static force analysis क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करना है हमें। और हमें बेसिकली ये देखना है कि इसका कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक फोर्स एनालिसिस, किस तरीके से इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, स्टैटिक फोर्स एनालिसिस होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए कोई भी मशीन है हमारे पास, वी हैव एनी मशीन, ठीक है, और हमें पता होता है कि हम पढ़ चुके हैं इससे पहले सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा टोम 1 या थ्योरी ऑफ मशीन 1 के बारे में। इसमें आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स की मैकेनिज्म पढ़ी होंगी। ठीक है, मैं बात करता हूँ कोई भी एक मैकेनिज्म के बारे में। कोई भी एक मैकेनिज्म ले लेते हैं, जैसे कि आपकी 4 बार क्रैंक मैकेनिज्म, 4 बार मैकेनिज्म है। ठीक है, तो 4 बार में क्या था कि 4 जो बार होती हैं, 4 लिंक होती हैं, वो आपस में कनेक्टेड रहती हैं और डिफरेंट किसी रिंग को फिक्स करने के बाद आपको डिफरेंट टाइप्स के मोशंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 बार मैकेनिज्म है। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है, एक सिंपल मैकेनिज्म है जो कहीं किसी ना किसी एक मशीन में यूज़ की जाएगी। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इस मैकेनिज्म में, क्योंकि इस मैकेनिज्म में क्या होता है, मैकेनिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारी लिंक को आपस में कनेक्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। ठीक है, दैट इज़ यूज टू कन्वर्ट और दैट इज़ यूज टू जस्ट डिफाइन or convert one motion into the required motion. ठीक है, one form of energy into the required form of energy that is being used for some useful work. ठीक है, तो कोई भी एनर्जी आप इनपुट एनर्जी यहाँ देंगे और आपको आउटपुट एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, इनपुट फॉर्म है और उस इनपुट फॉर्म को रिक्वायर्ड आउटपुट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मशीन के थ्रू ऐसे ही कुछ होता है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। अब होगा क्या, अगर मान लिया हमने कोई मैकेनिज्म यूज़ की, कोई भी एक मैकेनिज्म 4 बार मैकेनिज्म यूज़ की, इस 4 बार मैकेनिज्म में क्या है, हम यहाँ पर मान लिया कोई फोर्स हमने लगाया, वी हैव अप्लाइड सम फोर्स, हमने इस पर कोई फोर्स लगा दिया। अब क्या होगा, इस फोर्स की वजह से हो सकता है इस लिंक में कुछ ना कुछ फोर्स डेवलप हो रहा होगा, इस लिंक में कुछ ना कुछ फोर्स ट्रांसफ़र होगा, इस लिंक में भी कुछ ना कुछ फोर्स ट्रांसफ़र होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक हो रहा है। अब तो हमें क्या करना होता है, हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि ये जो लिंक है, इस लिंक में कितना फोर्स लग रहा है, इस वाली लिंक पे कितना फोर्स लग रहा है, इस वाली लिंक पे कितना फोर्स लगता है, बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स। अगर आपने अप्लाइड फोर्स F लगाया तो इस अप्लाइड फोर्स की वजह से ये जो डिफरेंट लिंक्स हम देख रहे हैं, इन लिंक में कितना फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, एक लिंक दूसरे लिंक को कितना फोर्स ट्रांसमिट कर रही है, अगर हो रहा है तो क्या डायरेक्शन है। हो सकता है ये लिंक थोड़ा सा टिल्ट भी हो सकती है, ठीक है, ये लिंक थोड़ा सा टर्न भी हो सकती है, तो कितना टॉर्क लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो मैकेनिज्म होती है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और एक एनर्जी को दूसरी फॉर्म में क्या करते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हमने देखा कि हर एक जो भी लिंक होती है उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगे होते हैं और वो फोर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है, अगर चाहो तो आप अगर एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे कोई एक शाफ्ट है, मान लिया यहाँ पर आपने एक गियर माउंट किया है और यहाँ पर दूसरी शाफ्ट है, यहाँ भी एक गियर माउंट किया हुआ है, तो ये एक शाफ्ट से दूसरी तरफ शाफ्ट पे क्या हो रहा है, पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक गियर का कनेक्शन हो रहा है, जिस वजह से फोर्स की वजह से टॉर्क जनरेट हो रहा है, वो टॉर्क ट्रांसफ़र हो रहा है आगे के लिए। हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ज़रूरी ये है, मैंने आपको बताया कि अगर आपने क्या किया, मान लिया यहाँ पर कोई टॉर्क लगाया, कोई फोर्स लगाया, टॉर्क या फोर्स लगाने से ये वाली लिंक में कुछ फोर्स जनरेट हो रहा है, ये वाली लिंक में फोर्स जनरेट हो रहा है, तो हमारे लिए ये ज़रूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि जो फोर्स इस लिंक में ट्रांसफ़र हुआ है वो कितना हुआ है, व्हाट इज़ हाउ मच फोर्स। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
अब क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी बताएंगे। तो हमने यहाँ पर कोई फोर्स लगाया, इनपुट टॉर्क लिया, कोई भी फोर्स लगाया, तो ये इनपुट फोर्स हमने लगाया, हो सकता है ये फोर्स का कितना पोर्शन इस वाली लिंक में ट्रांसफ़र हुआ, अब इससे इस वाली लिंक को कितना ट्रांसफ़र हुआ, इस वाली लिंक से इसको कितना ट्रांसफ़र हुआ, फोर्स या टॉर्क जो भी है कितना ट्रांसफ़र हो रहा है। और फाइनली जो हमारी आउटपुट लिंक है, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमने कुछ और आउटपुट लगा दिया, मान लीजिए ये आपकी आउटपुट लिंक है, तो यहाँ देखेंगे एक्चुअल में यहाँ पर कितना फोर्स ट्रांसफ़र हुआ और किस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, आप बोलोगे कि सर हम ये कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड निकालना क्यों है, क्यों इंटरेस्टेड हैं हम इसमें इंटरेस्टेड क्यों हैं? देखिए इंटरेस्टेड इसलिए हैं, आप लोग मुझे बताइए, जब भी हम चेयर की डिज़ाइनिंग करते हैं, किसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, एक चेयर है, मैंने आपसे बोला कि भाई चेयर है, और तो बोलोगे कि ठीक है, मैंने आपसे बोला चेयर बना दीजिए, बोलोगे चलो बना। सर आप ये पूछोगे कि भाई कौन बैठेगा, इसको यूज़ करने वाला बंदा कौन है, उसका वेट कितना हो सकता है, तो क्या करना, मैंने बोला कि नहीं मुझे केवल 10 किलोग्राम ये बच्चे के लिए चाहिए केवल, तो उस हिसाब से इस मटेरियल को डिज़ाइन करेगा। इसके जो साइड्स होती हैं, आप लेग्स बोल सकते हो, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी उसकी डायमेंशंस चेक की जाएंगी। किस मटेरियल की हमें बनानी चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए। मैंने बोला कि एक व्यक्ति है जिसका वेट 150 किलो है, तो क्या इसी को चेयर को थोड़ी ना यूज़ करेंगे हम, तो इस हिसाब से रिक्वायरमेंट चेंजेस हो जाएंगी। ऐसा ही हमारे मशीन कंपोनेंट्स में होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि ये मैकेनिज्म के थ्रू फोर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम एक फॉर्म में रिक्वायर्ड फॉर्म्स, ठीक है, इनपुट से रिक्वायर्ड फॉर्म में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर फोर्स लगाया तो मैंने बोला कि भाई यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, इस लिंक को कितना फोर्स ट्रांसफ़र हो रहा है, इस लिंक को कितना फोर्स ट्रांसफ़र हो रहा है। जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई इस वाली लिंक में सर 10 किलो न्यूटन फोर्स ट्रांसफ़र हो रहा है, इस वाली लिंक में 5 किलो न्यूटन ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रहा है, किस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रहा है। जब आपके पास ये सारी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी, तो क्या कर सकते हो, आप इस लिंक का साइज़ डिसाइड कर सकते हैं कि कितना साइज़ एक्चुअली में इसका होना चाहिए। अगर आप ये सारी एनालिसिस नहीं करते हैं, अगर आप ये फोर्स की एनालिसिस नहीं करेंगे, अगर आप इस फोर्स की एनालिसिस नहीं करेंगे, तो जो डिज़ाइनर होगा, जो उस कंपोनेंट को डिज़ाइन कर रहा होगा, जो उस मशीन को डिज़ाइन कर रहा होगा, उसके सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी कि भाई मैं व्हाट शुड बी द साइज, व्हाट शुड बी द डायमेंशंस, किसकी डायमेंशन, जो कंपोनेंट वो लगा रहा है, जो कंपोनेंट उस मशीन को बनाने में लगा रहा है, कंपोनेंट या लिंक समझ सकते हो, कोई भी मशीन है वो लिंक से मिलकर के बनी है, तो जो कंपोनेंट वो लगा रहा है उसका मटेरियल क्या होना चाहिए, उसकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, ये कौन करेगा भाई, ये तो भाई डिज़ाइनर बना देगा। अब जब मैन्युफैक्चरिंग उसकी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका मटेरियल क्या रखना है, इसकी डायमेंशंस क्या रखनी है, ठीक है। अरे फिर आप बोलोगे कि सर हम तो कुछ भी डायमेंशन रख सकते हैं, हम तो कोई भी डायमेंशन रख सकते हैं, ठीक है। बोलेगे कि कम नहीं रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे, हम कम नहीं रखेंगे, हम तो ज़्यादा डायमेंशन रखेंगे। लेकिन समस्या यहाँ आएगी कि कितनी ज़्यादा होनी चाहिए या कितनी कम होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आएगी, अगर आप उस कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट उस मशीन में यूज़ कर रहे हैं, द कंपोनेंट यू आर यूजिंग इन द मशीन, अगर आप उस मशीन में किसी कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस कंपोनेंट को किसी मशीन में यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे इस कंपोनेंट को जब आप इस मशीन में यूज़ करेंगे, तो आप देखेंगे कि भाई ये जो कंपोनेंट है, मैंने मान लिया कि उसकी अगर जो फोर्स ट्रांसफ़र करना है, अभी आपको आइडिया नहीं है कि कितना फोर्स ट्रांसफ़र करना है, तो उसका एक साइज़ आपने बना दिया, लेकिन ठीक है, आपने कोई साइज़ डिसाइड कर दिया, लेकिन जब फाइनली आपने उस मशीन को ऑपरेट किया, तो आपने देखा कि भाई उसमें फ़ोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है। जो कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट आपने जिस फोर्स के लिए डिज़ाइन किया गया था, उससे ज़्यादा फोर्स इस कंपोनेंट में लग रहा है। तो ये कंपोनेंट मैंने बोल दिया कि ये कोई बार है, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं मशीन है, जो कोई मशीन है, और मैंने बोला कि मैंने यहाँ पर 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और यहाँ पर कोई फोर्स ट्रांसफ़र करना है, कोई टॉर्क ट्रांसफ़र करना है,
ठीक है, या कोई टॉर्क लगाया यहाँ पर, तो मैंने देखा कि इस वाली लिंक की जो स्ट्रेंथ थी वो मान लिया 20 मेगा पास्कल, या मान लिया कि 20 किलो न्यूटन लोड, ये 20 नहीं, मैंने बोल लिया इट कैन बियर 2 किलो न्यूटन लोड, 2 किलो न्यूटन लोड। ठीक है, इस हिसाब से आपने इस लिंक को डिज़ाइन कर दिया था। लेकिन हुआ क्या, जब आपने इतना लोड यहाँ लगाया, आउटपुट पावर ऑब्टेन करने के लिए, आउटपुट वर्क करने के लिए, तो आपने देखा कि ये जो 2 किलो न्यूटन के हिसाब से तो इसको डिज़ाइन किया, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में इसमें 4 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो क्या ये मटेरियल फेल नहीं होगा? अगर मटेरियल फेल हो जाएगा, ये कंपोनेंट फेल हो जाएगा, तो आपकी पूरी मशीन फेल हो जाएगी। इसका मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी मशीन जब ऑपरेट होती है तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि उस मशीन के हर एक कंपोनेंट में कितना फोर्स ट्रांसफ़र हो रहा है और किस डायरेक्शन में वो लग रहा है। अगर ये नॉलेज हमारे पास होगी तो जो डिज़ाइनर होता है उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि भाई इतना फोर्स ट्रांसफ़र करना है तो इसका मटेरियल कितना रखूं और इसका साइज़ या इसकी डायमेंशंस कितनी होनी चाहिए इस कंपोनेंट की। और जब कंपोनेंट की साइज़ और डायमेंशन आप फिक्स कर देंगे तो ये मटेरियल फेल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, डिज़ाइन पर्पज़ के लिए क्या करना है, उसकी प्रॉपर डायमेंशनिंग के लिए, मटेरियल्स के लिए ये ज़रूरी हो जाता है क्या क्या कि उस कंपोनेंट में एग्जैक्ट में कितना फोर्स लग रहा है, एग्जैक्टली हाउ मच फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर एलिमेंट। अगर अब देखो, बोलोगे सर हम तो कम करेंगे तो क्या होगा, मशीन फेल हो जाएगी। अगर साइज़ कम होगा तो मशीन फेल हो जाएगी। बोलोगे सर हम तो ज़्यादा कर देंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप साइज़ बढ़ा दोगे उस कंपोनेंट का तो मटेरियल ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? उस कंपोनेंट को, उस मशीन के कंपोनेंट को बनाने के लिए मटेरियल ज़्यादा लगेगा। मटेरियल ज़्यादा लगेगा तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। आल्सो कॉस्ट ज़्यादा लगने के साथ साथ उस मशीन का वेट बढ़ जाएगा। वेट बढ़ने की वजह से वो मशीन जो होगी वो इनएफिशिएंट हो जाएगी मशीन, एफिशिएंसी उसकी कम हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, आप चाहोगे कि ऐसी मशीन आपके यहाँ काम कर, आपके साथ बिल्कुल नहीं चाहोगे। इसीलिए एग्जैक्ट नॉलेज अबाउट द लोड और फोर्स एक्टिंग ऑन ईच एलिमेंट और ऑन ईच कंपोनेंट और ऑन ईच links of a machine is very crucial, is very important for us। ठीक है, क्यों? अगर ठीक है तो क्या होगा इससे, तो मैंने बता दिया, अगर प्रॉपर साइज़ नहीं होगा तो मशीन के फेल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे जब वो ऑपरेट करेगी। दूसरा अगर आपने ओवर साइज एलिमेंट यूज़ किया तो ओवर साइजिंग की वजह से उसका साइज़ बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, वेट बढ़ेगा, एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो मशीन होनी चाहिए आपकी, जो मशीन में जो कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो उसमें हर किस कंपोनेंट पर कितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं कि कोई भी कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट जिसका मास है आपके पास, कोई कंपोनेंट जिसका मास और वो एक्सेलरेट हो रहा है, कोई कंपोनेंट, ठीक है, उसका कोई मास है, वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसका? इनर्शिया बोलते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया की वजह से क्या होता है कि जैसे कोई कंपोनेंट है, ठीक है, तो मैंने बोल दिया कोई कंपोनेंट जिसका कोई ना कोई मास है, एक कंपोनेंट जिसका मास है और वो किसी वेलोसिटी से, मतलब वो फ्रॉम जीरो वेलोसिटी से कुछ ना कोई कंपोनेंट है वो एक्सेलरेट हो रहा है। अब एक्सेलरेट क्यों हो रहा है मैंने आपको बताया, जैसे ये कोई मशीन, ये कोई मैकेनिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, अभी तो ये रुकी हुई कंडीशन में आपने कोई टॉर्क लगाया, फोर्स लगाया, आपने कुछ इनपुट दिया। जैसे ही इनपुट दिया, इस मशीन की वेलोसिटी मान लिया पहले ज़ीरो थी, इस लिंक की वेलोसिटी पहले ज़ीरो थी, अब अचानक से कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, मान ली v1 हो गई। इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन डेवलप हो गया कि नहीं हो गया? अब एक्सेलरेशन डेवलप हो गया तो इस एक्सेलरेशन, और क्योंकि इस लिंक का कुछ ना कुछ मास होगा, इस लिंक का कुछ मासलेस थोड़ी ना होगी, इस लिंक का कुछ मास होगा, मास में एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या जानते हो न्यूटन्स का लॉ, F = m/a। ठीक है, तो इनर्शिया फोर्स क्या करता है, ये जो अप्लाइड फोर्स के
इस लिंक को बैलेंस करने के लिए अप्लाइड फोर्स के अपोजिट एक फोर्स लगता है जिसका मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है लेकिन डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होती है, और ऐसे फोर्स को बोलते हैं इनर्शिया फोर्स। तो इनर्शिया फोर्स डेवलप हो जाता है, ठीक है। इनर्शिया फोर्स डेवलप हो जाता है कब? अगर कोई एलिमेंट है वो जिसका कुछ मास है और वो एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग मशीन ऑपरेशन, जब आपकी मशीन ऑपरेशन कंडीशन में आएगी, मूव करेगी, तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ चेंज होगी। उसकी वेलोसिटी चेंज होने की वजह से क्या होगा? एक्सेलरेशन डेवलप होगा। तो वो कंपोनेंट आपका एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करने की वजह से क्या होगा? वहाँ पर इनर्शिया डेवलप हो जाएगा। बोलोगे सर हमें नहीं समझ में आया कि एक्सेलरेशन कैसे डेवलप हो रहा है और ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप हो रही हैं। आपको याद होगा जब हम थ्योरी ऑफ मशीन्स 1 पढ़ रहे थे, ठीक है, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन पढ़ रहे थे, तो हमने क्या किया था? वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ किए थे, एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ किए थे। तो वो क्या था? वेलोसिटी डायग्राम से एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था, हर एक लिंक का कौन सा पॉइंट किसी लिंक का किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। डू यू लर्न? क्या आपको पता है कि नहीं? रिमेंबर? ठीक है, ये पता है कि नहीं? हाँ, तो हम लोगों ने वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ किए थे, एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ किए थे, तो वो एक्सेलरेशन यहीं से आएगा। अब क्योंकि एक्सेलरेशन अप्लाइड फोर्स की वजह से आता है, और मैंने बताया इनर्शिया फोर्स अप्लाइड फोर्स के ही बराबर रहता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट होता है डायरेक्शन के। अगर अप्लाइड फोर्स इधर लग रहा है तो इनर्शिया फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन मटेरियल ड्यू टू विच इट रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पोजीशन। कोई भी लिंक है, कोई भी एलिमेंट है, ये मान लिया अभी इस कंडीशन में है, आपने कोई फोर्स लगाया तो ये अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगा, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा अपनी पोजीशन में चेंज के लिए। भाई ये चाहेगा कि मैं इसी अवस्था में रहूँ, रुकी अवस्था में रहूँ, लेकिन ये फोर्स क्या करेगा? उसको चेंज करने की कोशिश करेगा, इसीलिए ये अपोज करेगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होता है? रेजिस्टिंग फोर्स के। और क्योंकि इन दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है, दैट्स इज वाई ये जो इनर्शिया फोर्स एक तरीके से रेजिस्टिंग फोर्स होता है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ, चलिए, तो आई होप दैट यू यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की थी। सो ड्यू टू देयर मासेस इनर्शिया फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो कोई भी कंपोनेंट, मैंने बोला था कि मशीन क्या करेगी, मशीन में बहुत सारे क्योंकि लिंक्स कनेक्टेड रहती हैं, तो अगर मैंने फोर्स लगाया तो मशीन मोशन में आएगी, मशीन के कंपोनेंट मोशन में आएंगे मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा। एक्सेलरेशन डेवलप होने की वजह से क्या होगा? कि लिंक है, मासलेस तो होंगे नहीं, लिंक का कुछ ना कुछ मास होगा, तो हम देखेंगे एक इनर्शिया फोर्स डेवलप हो जाता है जिसकी वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और ये इनर्शिया फोर्स क्या करेगा? उन जो भी पर्टिकुलर लिंक का इनर्शिया फोर्स, उनको उनकी पोजीशन में चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। तो हमने क्या देखा कि इनर्शिया फोर्स डेवलप हो चुका है हर एक मशीन के अंदर, हो चुका है, ठीक है। चलिए, अब देखो, अब ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है स्टैटिक फोर्स एनालिसिस की, ये आपको याद रखनी है। अब ये समझ में आ गया कि क्या इनर्शिया होता है, क्यों, क्या क्या दिक्कतें होती है, फोर्स की एनालिसिस क्यों जरूरी है, समझ में आया। आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक फोर्स एनालिसिस, स्टैटिक तो छोड़ो, फोर्स एनालिसिस क्यों जरूरी है, ये पता चल गया ना आपको कि फोर्स एनालिसिस क्यों जरूरी है। चलिए, अब स्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, स्टैटिक फोर्स एनालिसिस की बात करते हैं कि स्टैटिक फोर्स एनालिसिस वास्तव में है क्या। तो हमने क्या देखा कि कोई भी कंपोनेंट जब मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो वहाँ पर इनर्शिया फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं। इनर्शिया फोर्सेस क्या हो रहे हैं? डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अच्छा, अब एक बात याद रखना, अगर हमने क्या किया, उस मशीन को चलाने के लिए, उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए कोई ना कोई फोर्स या कोई ना कोई टॉर्क लगाया कि नहीं लगाया? अप्लाइड फोर्स या अप्लाइड टॉर्क लगाया कि नहीं लगाया? बिल्कुल लगाया, ठीक है। समझ में आ रहा है? उसको चलाने के लिए हमने अप्लाइड फोर्स या अप्लाइड टॉर्क लगाया। अब अगर इस अप्लाइड फोर्स या अप्लाइड टॉर्क की वैल्यू, अगर जो फोर्स आपने लगाया है उस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इनर्शिया फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, क्या? इनर्शिया फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
क्या इनर्शिया फोर्स के कंपैरिजन में अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इनर्शिया फोर्स को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। इनर्शिया फोर्स को क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने बोला कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मान लिया कि 400 किलो न्यूटन है और मैंने बोला इनर्शिया फोर्स की वैल्यू 4 न्यूटन है, तो ये 4 न्यूटन, ये 400 किलो न्यूटन, ये इनर्शिया फोर्स है और मान लिया ये अप्लाइड फोर्स है। ये इनर्शिया फोर्स एक लिंक का है, एक पर्टिकुलर लिंक का है, लिंक का ये इनर्शिया फोर्स हो जाएगा जो भी पर्टिकुलर लिंक है। और ये हमने जो फोर्स अप्लाई किया है तो हमने देखा कि अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड इनर्शिया फोर्स के मैग्नीट्यूड से बहुत ज़्यादा है। तो ये जो फोर्स है इनर्शिया फोर्स, इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो वो फोर्स एनालिसिस, ऐसी फोर्स एनालिसिस जिसमें इनर्शिया फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है, ऐसी फोर्स एनालिसिस को स्टैटिक फोर्स एनालिसिस बोलते हैं। समझ में आ गया स्टैटिक फोर्स एनालिसिस क्या है? अगर ठीक है, चलिए वो मैं यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। सो अगर व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्शिया फोर्सेस प्रोड्यूस्ड बाय द कंपोनेंट्स ऑफ ए मशीन आर वेरी स्मॉल as compared to the externally applied force or load on the machine, their inertia force are neglected while analyzing the mechanism. This type of analysis is called static force analysis in which inertia forces are neglected. ठीक है, क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं? तो static force analysis is that analysis, it is that analysis. In this type of analysis what we do, if in this analysis, तो इस ये एनालिसिस में क्या होता है कि अगर मशीन कंपोनेंट के इनर्शिया फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्सेस की वैल्यू से बहुत कम है, तो ऐसे केस में इनर्शिया फोर्स को अप्लाइड फोर्स के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देते हैं। और अगर ऐसा किसी एनालिसिस में हो रहा है, ऐसा किसी फोर्स एनालिसिस में हो रहा है, तो ऐसी फोर्स एनालिसिस को हम स्टैटिक फोर्स एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक बार अपने माइंड में फिट कर लीजिए। द एनालिसिस, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इनर्शिया फोर्सेस प्रोड्यूस्ड बाय द कंपोनेंट ऑफ मशीन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द अप्लाइड फोर्सेस, देन दिस टाइप ऑफ फोर्स एनालिसिस इज कॉल्ड स्टैटिक फोर्स एनालिसिस। तो स्टैटिक फोर्स एनालिसिस में क्या करते हैं, इनर्शिया फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं? वो नेग्लेक्ट इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड जो होता है अप्लाइड फोर्स के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। ठीक है, ओके। चलिए, अब क्योंकि हम फोर्स के बारे में बात करते हैं, फोर्स एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम देख लेते हैं दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, अप्लाइड फोर्सेस और कंस्ट्रेंट फोर्सेस। अप्लाइड फोर्सेस और कंस्ट्रेंट फोर्सेस। देखिए अप्लाइड फोर्सेस क्या होते हैं, आप मेरी बात समझिए, मेरी बात समझ लीजिए एक बार। जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है और ये कोई सरफेस है हमारे पास अवेलेबल, हमने कोई एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो क्या करेंगे, इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड लगता है, इसको बैलेंस करने के लिए ये वाली जो सरफेस होती है इस पर एक रिएक्शन फोर्स डेवलप होती है। तो हम देख रहे हैं एक एक्शन फोर्स, एक रिएक्शन फोर्स यहाँ डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं? हाँ, इसको कंस्टेंट फोर्स बोलते हैं। और जो फोर्स किसी बॉडी पर एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है, चाहे वो डायरेक्ट और फिजिकल कांटेक्ट की वजह से होता है, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी बॉडी पर हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली। जैसे ये लिंक आप देख रहे हैं, ये वाली देखिए, इस मैकेनिज्म में देखिए हमने क्या किया, ये एक 4 बार काइनेमेटिक चेन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक एफ फोर्स इस लिंक पर लगाया, तो ये बाहर से लगाया है, इसीलिए जो फोर्स बाहर से लगाया जाता है, एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है, उसको अप्लाइड फोर्स बोलते हैं। और जो फोर्स इस लिंक में डेवलप होता है, 1 मिनट वेट करिए, चलिए, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वो अभी पानी पिया था थोड़ा, देखिए समझ लीजिए। तो हमने क्या किया, ये आप देख रहे हैं, ये 4 बार काइनेमेटिक चेन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये काइनेमेटिक चेन पर बाहर से एक फोर्स अप्लाई किया गया, है एफ फोर्स। ये एफ फोर्स देख रहे हैं, ये हमने अप्लाई किया इस लिंक पर,
ठीक है। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। कंस्टेंट फोर्सेस क्या होते हैं, देखो दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, कंस्टेंट फोर्सेस और एक अप्लाइड फोर्सेस। तो कंस्टेंट अप्लाइड फोर्सेस तो समझ में आ गया, जो एक्सटर्नली हम अप्लाई करते हैं। कंस्टेंट फोर्सेस क्या होते हैं, एक्चुअल में होगा क्या, जब हमने ये फोर्स अप्लाई किया तो ये वाली लिंक क्या करेगी, ये लिंक क्या करेगी, ये लिंक इस पर एक फोर्स लगाएगी, इस वाली लिंक पे। मैंने बोल दिया ये लिंक 1 है आपकी और ये लिंक 2 है, तो ये लिंक 1 लिंक 2 पर एक फोर्स लगाएगी जिसकी वैल्यू F12 होगी, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिंक 1 ऑन लिंक 2। इसी तरीके से ये क्या करेगा, ये अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो ये अपोजिटली इस पर एक फोर्स लगाएगा, उसकी वैल्यू होगी F21। F21 क्या है, ये फोर्स एक्सर्टेड बाय लिंक 2 ऑन लिंक 1। तो हम ये देख रहे हैं कि जो कंस्ट्रेंट फोर्सेस होते हैं वो किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को विवश कर देते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए, ठीक है। और ये फोर्सेस जो होते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं, जिनको हम एक्शन या रिएक्शन होते हैं। एक एक्शन किया तो उसका रिएक्शन आपको तुरंत देखने को मिलता है, एक एक्शन का रिएक्शन तुरंत देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है। तो देख लो अप्लाइड फोर्स क्या होते हैं, द फोर्सेज एक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑन अ सिस्टम थ्रू डायरेक्ट और फिजिकल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्सेज, ठीक है। अप्लाइड फोर्स क्या होते हैं, वो फोर्सेज होते हैं जो आउटसाइड से किसी सिस्टम पर लगते हैं। तो देखो हमने फोर्स F आउटसाइड से लगाया है तो ये अप्लाइड फोर्सेज हो गया, ठीक है। अब कांस्टेंट फोर्स क्या होते हैं, वो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं बिटवीन द एलिमेंट। तो ये फोर्सेज जो होते हैं ना, ये कांस्टेंट फोर्सेज, ये आपको दिखते नहीं है, ये आपको दिखते नहीं है लेकिन लगे होते हैं। ये फोर्सेस दिखते नहीं है लेकिन लगे होते हैं। और ये पता कैसे चलेगा, ये पता कैसे चलेगा, बोलेगी सर दिखते नहीं है लेकिन लगे होते हैं, पता कैसे चलेगा। तो उनको पता करने के लिए आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, FBD। कुछ समझ में आ रहा है क्या है ये, हाँ जी बिल्कुल सही, इसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा इन फोर्सेस को पता करने के लिए, ठीक है। तो अच्छा, जब ये एक पर्टिकुलर, जब अब देखो ये दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में रहती हैं तब लगते हैं, ठीक है। तब ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे आपने बताया, जब ये बॉडी कांटेक्ट में रहेंगी तो ये इस पर एक रिएक्शन लगाएगी, और जब ये वाली इसके कांटेक्ट में तो ये इस पर एक रिएक्शन लगाएगी अंदर की ओर। लेकिन ये जब आप इन दोनों बॉडीज़ को सेपरेट कर दोगे तो ये रिएक्शन जो होती है वो इस पर दिखाई जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिया आगे कि क्या चीज़ें हैं। कंस्टेंट फोर्सेस, देखो कंस्टेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को विवश कर देना, मजबूर कर देना, ठीक है। तो दीज फोर्सेस आर ए पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। मैंने आपको बताया था एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होते हैं। विच फोर्स का मतलब होता है विच कंस्ट्रेंट करना, जो फोर्स करना, विवश करना या कंस्ट्रेंट करना। टू कनेक्टेड बॉडीज टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर आर कॉल्ड कंस्टेंट फोर्सेस। तो ये क्या होते हैं कंस्टेंट फोर्सेस, ये पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस होते हैं जो क्या करते हैं, जो कंस्ट्रेंट कर देते हैं दो कनेक्टेड बॉडीज़ को टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो दोनों बॉडीज़ को एक विशेष मैनर में, एक पर्टिकुलर मैनर में काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया कोई भी एक्शन फोर्स है, जैसे अगर ये चीज़ें हैं तो अगर मैंने इस पर फोर्स लगाया तो पिस्टन अगर है तो इसी सिलेंडर में मूव करेगा। मैंने उसको कंस्ट्रेंट कर दिया, बांध दिया उसके मोशन को मैंने कंस्टेंट कर दिया, बांध दिया। तो पिस्टन पे आप फोर्स लगाओगे तो वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो एक एक्शन हो जाएगा, एक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दीज फोर्सेस अकर्स इन पेयर्स। मैंने बोला पेयर्स में, एंड हैंस हैव लीव नो नेट फोर्स इफेक्ट ऑन द सिस्टम। एक सिस्टम पर कोई भी नेट इफेक्ट फोर्स नहीं करेंगे। देखो मैंने लिखा है BC, देखो ये अगर मैंने, देखो यहाँ आप देख सकते हैं, ये एलिमेंट A है, ये एलिमेंट B है, तो और ये एलिमेंट C है। तो अगर मैंने लिखा ये फोर्स इसकी डायरेक्शन ऐसे लगाई है, इसका मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय लिंक B ऑन लिंक C। तो लिंक B लिंक C पर एक फोर्स लगा रही है इस तरीके से, ठीक है। तो इस लिंक को घुमाने की, ये लिंक है तो इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है जिसकी वैल्यू FB_C है, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिंक B ऑन लिंक C। लेकिन ये अपने आप को क्या करेगी, बचाने की कोशिश करेगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करेगी, ये जो लिंक B है, ये जो C लिंक है, इस पर एक फोर्स इधर लगेगा इक्वल अमाउंट का, जिसकी वैल्यू FCB होगी, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिंक C ऑन लिंक B, ठीक है। तो C पर
जो है वी पर एक सी लिंक जो है वी लिंक पर एक फोर्स लगाएगी, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये है थोड़ा, ये थोड़ा पेयर में आते हैं, इसको आपको इतना याद रखना है। दीज फोर्सेस दिस फोर्सेस जस्ट अपीयर्स इन पेयर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस, हाँ थोड़ा सा स्टैटिकली में बाद में पढ़ लेते हैं, पहले देख लो जरा, थोड़ी सी चीज़ें और हैं इसमें। तो कांस्टेंट फोर्सेस मैंने बता दिया, ये नेट फोर्स इफेक्ट नहीं होता है, बट अगर हम इस जो दोनों बॉडीज़ पे होता है, पेयर में होता है, तो ऐसे दिखते हैं, ठीक है, लगा नहीं होता, ये एक्चुअल में मतलब ये वर्चुअल फोर्सेस होते हैं। लेकिन जब आप एक इंडिविजुअल बॉडी को कनेक्ट करेंगे, अगर आप किसी एक इंडिविजुअल बॉडी को ड्रॉ करेंगे, तो ओनली वन ऑफ ईच पेयर ऑफ कांस्टेंट हैज़ टू बी शोन। तो अगर आप इंडिविजुअल बॉडी को अगर आपने सेपरेट किया, तो ये फोर्स इस तरीके से दिखाया जाएगा, जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट दिखाया जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, आप बोलोगे सर हम फोर्स को कैसे दिखाएंगे, तो कुछ नहीं, फोर्स को दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, कंप्लीटली दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या करेगा, उसकी क्वांटिटी बताता है, डायरेक्शन उस, तो ठीक है। तो अगर आपको फोर्स को कम्प्लीटली डिफाइन करना है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें बतानी पड़ेंगी। और ये वेक्टर एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट कैन बी रिप्रेजेंट बाय द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, ठीक है। ओके, गुड नाइट।